How to start with article writing. Yes, today we are going to discuss this, and if you are a first or second year law student, this is going to change your life. That means your resume is going to stand out from others' resume. This is part of internship program by Flossim, and if you want to explore it, watch the video given in the I button above and apply for it. So आज हम आर्टिकल राइटिंग के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं and then you will be able to write your first article very easily. So first of all, the most important point is introduction. अब इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होगा. उसके बाद इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि किस इंसान को ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल योर आर्टिकल टॉपिक इज हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस. तो ये आर्टिकल स्टूडेंट जो लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग सीखना चाह रहा है या फिर कोई भी एडवोकेट जो एक्चुअल में लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना चाह रहा है. और ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसकी मदद से आप एक परफेक्ट लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हो. सो दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ परफेक्ट लीगल नोटिस which will make you understand the whole topic and will help you in drafting a perfect legal notice. इस तरह से आप ये आर्टिकल में मेंशन कर सकते हो. इसके बाद आता है आउटलाइन ऑफ आर्टिकल. अब आपने ऊपर बताया कि ये आर्टिकल एक इंसान को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. इसी को अब हम थोड़ा डिटेल में आउटलाइन ऑफ आर्टिकल में लिखेंगे. विल टेक द सेम एग्जाम्पल अगेन. लिखा था कि इस आर्टिकल में लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है, तो वो आप और इलेबोरेट करके लिखेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल लीगल नोटिस के इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स क्या है, उसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, उसको कैसे सेंड करना चाहिए, तो ये आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करके रीडर का अटेंशन अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि रीडर को समझ आएगा कि उसे जो चाहिए वो इस आर्टिकल में है, इसलिए वो आपका आर्टिकल पूरा पढ़ेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. ये सब अभी जो हमने डिस्कस किया वो आपको इंक्लूड करना है, बट यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग डायरेक्टली विदाउट मेकिंग इट लेंदी. अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिंग अ फॉर्मेट. इसके लिए आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है, ये ढूंढना होगा और उसके बेसिस पे आपको आपके आर्टिकल का फॉर्मेट क्रिएट करना है. सो हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब वो टॉपिक्स जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो मेन टॉपिक से बहुत रिलेवेंट है एंड वो टॉपिक्स आपको आपके आर्टिकल में सब हेडिंग्स के फॉर्म में इंक्लूड करने हैं, which will again attract your readers' attention. Now here are some minor things which will bring major change to your article. The first one is that you have to use Google Docs instead of Microsoft Word. This will ensure that your work doesn't get lost due to any reason, and it will also give suggestions to correct grammar and spellings in your article. Next is you have to do qualitative research on your topic. That means instead of just going to the Google and searching about your topic, reach out to people who have actual experience in the field related to your topic. This will make your research qualitative and also much more relevant. Next is pain points for readers, which we have already discussed. That is आपके आर्टिकल में ऐसा क्या है जो रीडर के लिए यूजफुल है. And the last is proper heading and subheading. Now you may think that how will this bring major change to our article? So first of all, understand that the person who is going to read your article will read it only for 5 or 7 minutes. So while reading it, he is getting to know what all is there in your article, which will help him just by looking at the headings and subheadings. He may go to the interested subheading and then read all the information given over there. Also, when you include your articles in your resume while applying for a job or internship, the recruiter doesn't want to see how many articles written by you have been published, but he just wants to see what kind of quality your article has. So trust me, these are the points which will bring major change to your article. अब इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स या फिर केस लॉज. तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं देने बल्कि उनको एक्सप्लेन भी करने हैं. उनके साथ आप फॉर्मेट या फिर सैम्पल प्रोवाइड कर सकते हो या फिर वो एग्जाम्पल आप डायग्राम की मदद से इलुस्ट्रेट कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव केस लॉज. नाउ इन सम टॉपिक्स केस लॉज प्ले अ मेजर रोल. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग अ केस लॉ, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन IRAC फॉर्मेट. मतलब सबसे पहले आपको उस केस का इशू एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको उस केस को कौन सा रूल या फिर कौन सा लॉ अप्लाई होगा ये बताना होगा. देन यू हैव टू एनालाइज द होल केस एंड द जजमेंट एंड देन कंक्लूड विथ योर ओपिनियन. यहाँ पे आप आपके टॉपिक से ये केस लॉ
कैसे रिलेवेंट है ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू एडिशन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे आर्टिकल में लीगल जार्गन्स यूज करूंगा तो मेरा आर्टिकल क्वालिटेटिव बनेगा, बट दैट्स नॉट राइट एट ऑल। बल्कि अगर एक ले मैन भी आपका आर्टिकल पढ़ रहा है जिसकी कोई भी लॉ बैकग्राउंड नहीं है और उसको आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है, देन योर आर्टिकल इज क्वालिटेटिव। सो इजी टू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, useful information and presentation of content. These are the things which will add value to your article. Now the most important thing which you all want, how to avoid plagiarism. Now it's not at all difficult or hard as it seems. आपको उसके लिए सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला है रीफ्रेम और रीफ्रेज कंटेंट। सो जो भी रिलेवेंट कंटेंट आप गैदर कर रहे हो उसको आपको रीफ्रेज करके आपके आर्टिकल में इंक्लूड करना है। सो इसके लिए आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहले अंडरस्टैंड करनी होगी, उसके बाद ही आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको कुछ कॉमन वर्ड्स की जगह पे उनके सिनोनिम्स लिखने हैं, बट इवन दो सिनोनिम्स मस्ट नॉट बी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये कॉमन वर्ड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्लेजरिज्म रिपोर्ट पढ़ के। So there are some plagiarism checker software available on internet which are free. One of them is Plagiarism X Checker. ये फ्री है बट इसमें वर्ड लिमिट होती है कि आप सिर्फ 250 या फिर 120 वर्ड्स एट अ टाइम चेक कर सकते हो। तो आप आपके आर्टिकल का एक एक पैरा चेक करके उसका प्लेजरिज्म रिपोर्ट पढ़ के कॉमन वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो हाईलाइटेड होते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो आप रीफ्रेज नहीं कर सकते, जैसे कि रिलेवेंट प्रोविजंस और स्टैट्यूट्स। तो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस देने होते हैं या फिर हाइपरलिंक्स भी दे सकते हो। एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू कोटिंग जजमेंट्स। सो अगर आप आपके आर्टिकल में जजमेंट का एक पार्ट इंक्लूड करते हो, उसको कोट करते हो, रेफरेंस भी देते हो, फिर भी प्लेजरिज्म चेकर उसको डिटेक्ट करेगा एज अ प्लेजराइज्ड कंटेंट। व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब instead of just copy pasting relevant part from that judgment, you should explain that part in your own language and in your own words. So if you strictly follow all these points, trust me, your article will not cross the limit of plagiarism. And then you have to end your article with a short and crisp conclusion. यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक समराइज करना है। उसके साथ अगर आपने आर्टिकल में कुछ इशू एक्सप्लेन किया है तो कुछ सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। And if you have any topic which requires you to give your own opinion, then you can follow this format to write your article. So see, it is this simple to write an article. And if you have number of qualitative articles published, no one can stop you from getting your dream internship or job.